नमस्कार। आज हम करेंगे आरोह में काव्यखंड से रिलेटेड गज़ल, जो कि दुष्यंत कुमार द्वारा लिखी गई है। तो दुष्यंत कुमार का थोड़ा सा कवि परिचय जो है जान लेते हैं। इनके जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो ये सामान्य जन की पीड़ा को अभिव्यक्त करने वाले कवियों में थे श्री दुष्यंत कुमार। उनका जन्म सन 1933 ईस्वी में बिजनौर जिले में राजापुर नवादा नामक गांव में हुआ था। प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। आकाशवाणी तथा भाषा विभाग से लेकर आदिम जाति विभाग तक में उन्होंने कार्य किया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे भाषा विभाग भोपाल में सह निर्देशक के पद पर कार्यरत रहे थे। उनका 1975 ईस्वी में हृदय की गति रुक जाने से देहांत हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साए में धूप, और एक उनका काव्य नाटक एक कंठ विष पाई, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी। ये 3 उपन्यास रहे उनके। इन रचनाओं में सूर्य का स्वागत विशेष उल्लेखनीय है। इसमें एक युवा कवि के व्यक्तिगत द्वंद्व का मार्मिक वर्णन हुआ है। आवाज़ों के घेरे में कवि की सामाजिक चेतना सर्वाधिक मुखरित हुई है। एक कंठ विष पाई में जर्जर रूढ़ियों, परंपराओं तथा अंधविश्वासों का प्रबल विरोध है। इस रचना में जीवन के लिए नवीन मूल्यों की स्थापना पर बल दिया गया है। गज़लों के क्षेत्र में दुष्यंत जी को विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई है। उनकी गज़लों में आधुनिक मनुष्य की जटिल से जटिल संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। दुष्यंत जी कविता को राजनैतिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक स्तर पर लड़ाई का हथियार स्वीकार करते हैं। समकालीन व्यवस्था को वे बड़ी निर्ममता से उद्घाटित करते हैं। उनके व्यंग्यों में हास्य की छटा की अपेक्षा आक्रोश की प्रबलता दिखाई देती है। दुष्यंत जी की भाषा में सहजता का गुण है। इसी सहजता के कारण वे समकालीन कवियों में महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी बन गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गज़ल जो है दुष्यंत कुमार के साए में धूप, इसमें विशेष इनकी मनस्थिति को प्रकट करती है और इसमें एक केंद्रीय भाव भी है, जबकि सामान्य रूप में किसी गज़ल में केंद्रीय भाव का होना कोई आवश्यक नहीं होता। राजनीति और समाज में जो कुछ विशेष चल रहा है, कवि उसे मिटाकर विशेष विकल्प लाना चाहता है। कवि मानता है कि देश की स्वतंत्रता के बाद हर घर के लिए एक चिराग निश्चित था, पर अब तो पूरे नगर के लिए एक भी चिराग उपलब्ध नहीं है। मतलब इस तरह की बातें जो हैं कवि ने गज़ल के माध्यम से बताया है। तो आइए एक एक करके इसकी व्याख्या करते हैं। फर्स्ट जो है उसमें देखिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। इसमें कवि राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में, अव्यवस्था के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि देश की आज़ादी को प्राप्त कर लेने के बाद यह तय हुआ था कि प्रत्येक घर को रोशनी देने के लिए सुख सुविधा रूपी चिराग निश्चित रूप से प्रदान किए जाएंगे, परंतु आज तो स्थिति यह बन गई है कि घर तो क्या, पूरे शहर को रोशनी देने के लिए एक चिराग भी उपलब्ध नहीं है। कवि कहना चाहता है कि घरों को विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाने के आश्वासन दिए गए थे, परंतु वे तो केवल वायदे ना होकर झूठे वायदे ही सिद्ध हुए। 2-4 घरों की बात तो दूर, पूरे के पूरे शहर को जीने के लिए किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं मिल पाई है। राजनीतिज्ञ बड़े बड़े सपने जनता को दिखाते हैं, पर जनता को सिवाय भुलावे और धीरज के कुछ नहीं देते। इसी तरह जो दूसरी गज़ल है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। इन पंक्तियों में कवि दुष्यंत कहते हैं कि वृक्षों को इसलिए लगाया गया कि धूप ना लगे, परंतु आज उन्हीं वृक्षों की छाया में धूप लगने लगती है।
कवि चाहता है कि अब यहाँ से सदा के लिए चले जाना ही बेहतर है। अर्थात कवि ने यहाँ के राजनीतिक अव्यवस्था के विषय में कटाक्ष किया है कि जनता को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं देने के लिए जो बातें की गई थी वह सुविधाएं जनता के दुख का कारण बनकर रह गई हैं। अदालतों की स्थापना न्याय के लिए तो अस्पतालों की स्थापना चिकित्सा के लिए की गई थी, परंतु ना तो न्याय मिल रहा है ना ही किसी को कोई इलाज मिल रहा है। नेताओं ने शासन संभाला था जनता को सुख देने के लिए, पर वही जनता के लिए दुखों का बड़ा कारण बनकर रह गए हैं। तीसरी गज़ल का देखते हैं। ना हो कमीज़ तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। अब इसमें कहते हैं कवि, लोगों को यदि ये सुविधाएं नहीं मिलती तो वे विरोध किए बिना अभावों में ही जीना सीख लेते हैं। यदि इन्हें पेट ढकने के लिए कमीज या वस्त्र नहीं मिल पाता तो ये भोले लोग अपने पाँवों से ही अपने पेट को ढक लेंगे। वास्तव में जो अव्यवस्था की इस यात्रा के लिए ऐसे ही लोग उपयुक्त हैं, ठीक हैं। अर्थात अव्यवस्था का साम्राज्य तभी चल सकता है जब कोई उनके विरुद्ध आवाज़ ना उठाए। यदि लोग राजनीतिक क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार या बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तब तक उन्हें इन्हीं अभावों से जीना पड़ेगा और अव्यवस्था का राज्य जो है फलता फूलता जाएगा। अब कवि इसमें संकेत देते हुए कहते हैं कि नेताओं के द्वारा जनता की गरीबी हटाने के कितने ही प्रयत्न किए जाते हैं, पर सब खोखले सिद्ध होते हैं और जनता इन कमियों के बीच रहते ही जीवन जीना सीख लेती है। नेक्स्ट देखते हैं। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आज चारों ओर प्रतिकूल परिस्थितियां दिखाई देती हैं जिससे मानव जो है निराश हो गया है। दया, क्षमा, त्याग, परोपकार जैसे गुणों से संपन्न तो केवल खुदा है जिसमें कोई दोष नहीं है, परमात्मा में कोई दोष नहीं है। वह धरती पर उतर कर नहीं आ सकता, परंतु हम ये सपना तो देख ही सकते हैं कि उसके बनाए मानव में भी एक दिन ये सभी गुण भर जाएंगे। निराश मानव के लिए तो एक आशा की किरण ही काफ़ी होती है। अच्छे गुणों से विभूषित मनुष्य की परिकल्पना अपने आप में एक ऐसा सुखद एहसास है तो जीवन जीने के लिए आशा प्रदान भी करता है। आदमी के लिए आज के भ्रष्टाचार, बेईमानी के प्रतिकूल वातावरण में यह खूबसूरत सपना ही जीने का सहारा है कि एक दिन मनुष्य में सभी मानवीय गुण पैदा हो जाएंगे तो परिस्थितियां अपने आप सुधर जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। कवि को लगता है कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में फैली बुराइयां, भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि के साथ रह रहकर जनता अब इनकी मुत्तमीन हो गई है, आदी हो गई है, आश्वस्त हो गई है। उन्हें विश्वास हो गया है कि ये समस्याएं अब समाप्त नहीं होंगी। जिस प्रकार पत्थर का पिघलना संभव नहीं है, उसी प्रकार अब परिस्थितियों का बदलना भी संभव नहीं है। कवि कहता है कि बदलती परिस्थितियों को देखने के लिए वह बेचैन है, परंतु आवाज़ में असर हो तब परिस्थितियां बदल सकती हैं। अर्थात समस्याओं के समाधान के लिए विद्रोह भरे स्वर की आवश्यकता है, क्रांति की आवश्यकता है। समस्याओं का विरोध कर उन्हें अस्वीकारने की ज़रूरत है, न कि उनके साथ रहकर जीवन जीने की आदत डालने की। जो जनता पर अत्याचार करता है उसके विरोध में जनता को आवाज़ अवश्य उठानी चाहिए, तभी परिवर्तन हो सकेगा। नेक्स्ट देखते हैं। तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। बहर होता है गज़ल का ही कोई एक शेर या छंद, और निज़ाम होता है शासक। इसमें कवि कहते हैं कि राजनीतिक या सामाजिक अव्यवस्था के लिए जनता की ओर से जो आवाज़ उठाते हैं
उनकी आवाज़ को दबाने के लिए बहुत से प्रयास किए जाते हैं। इसलिए वह कह उठते हैं, हे शासक, तेरा राज्य है, तू चाहे तो शायर की आवाज़ को भी सिल सकता है। अर्थात शासक की इच्छा से विद्रोह के स्वर को दबाया जा सकता है। जैसे गज़ल के छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है, वैसे शासक भी अपने राज्य को कायम रखने के लिए आवाज़ को दबाने की सावधानी रखने का तरीका अपनाएगा। शासक की पूरी कोशिश रहेगी कि अकेले व्यक्ति की आवाज़ को दबा लिया जाए तो विद्रोह का स्वर ना उठे और उसका शासन चलता रहे। तो आखिरी जो पंक्तियां हैं उसमें कहते हैं, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। इसमें क्या आशय है कवि का कि जब तक हम जिए तो अपने ही घर, अपने ही देश रूपी बगीचे में गुलमोहर रूपी बुजुर्गों और वृक्षों की छाया में ही अपने जीवन को बिताएं। जीवन की राह में आने वाली समस्याओं से घबराकर कभी ना भागें। यदि हम मरे भी तो दूसरों की सहायता करते हुए परोपकार के रास्ते पर अपना जीवन त्यागें। हम दूसरों के अधिकार रूपी गुलमोहर की रक्षा के लिए अपने जो प्राण हैं वो त्यागें। ठीक है, तो इसमें कवि ने परोपकार के भावों को अपनाने तथा अपने घर बाहर देश के प्रति लगाव बनाए रखने के लिए एक भय को प्रकट किया है, उपदेश दिया है। प्रतीकात्मकता का जो प्रमुख वर्णन है कवि इस तरह से करते हैं। तो इस प्रकार शांत रस और लक्षणा शब्द शक्ति को दर्शाते हुए कवि ने गज़लों के माध्यम से समाज को संदेश दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ आए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ। धन्यवाद।